Hello, my dear students. Welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम. डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहीव के फर्स्ट यूनिट की जो पोइम है रोड नोट टेकन, उसका सॉल्यूशन देखेंगे. अगर आपने अभी तक उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप उसको जाके चेक कर सकते हैं. अब हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ. जो ट्रैवलर था, यात्री था, उसने अपने आप को वेहर कहाँ पाया था. वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ. जो ट्रैवलर था, यात्री था, उसने अपने आप को कहाँ पाया. व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस. उसे क्या प्रॉब्लम, क्या कठिनाई उसको फेस करनी पड़ी थी, उसको सहन करनी पड़ी थी. तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना, जो ट्रैवलर है यहाँ पे वो अपना पोइट था और उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी. वो दोराहे पर खड़ा था एक जंगल में और उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता चूज करना है. देखिए इसका आंसर हम कैसे देंगे. द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट ए पॉइंट इन द वुड वेयर टू रोड्स डिलीवर. देखिए, द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, यात्री ने अपने आप को पाया एट ए पॉइंट, एक ऐसी जगह पर, इन द वुड्स, यहाँ पे वुड का मतलब आएगा जंगल, जंगल में एक ऐसी जगह पर पाया, वेहर जहाँ से टू रोड्स डाइवर्ज, जहाँ से दो रास्ते फट रहे थे, दो रास्ते निकल रहे थे. द प्रॉब्लम इज दैट, समस्या यह थी, ही कांट ट्रेवल बोथ द रोड्स, वह दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था. एंड दस, इसलिए, ही हैज़ टू चूज वन बिटवीन दैम, इसीलिए उसे उन दोनों में से एक रास्ता चूज करना था. समझ में आया. नेक्स्ट देखिए. डिस्कस व्हाट दीज फ्रेज मीन टू यू. ये जो फ्रेज आपको दिए गए हैं, इनका क्या मतलब आप निकालते हो, ये आपको बताना है. फर्स्ट है ए येलो वुड. ए येलो वुड, अपनी जो पोएम थी उसमें आया था येलो वुड. इसका मतलब था कि जो जंगल है वो पीला हो चुका था. क्यों? क्योंकि बसंत का सीजन था. यही समझ में आया था ना, बसंत के सीजन के कारण सारा जंगल पीला हो चुका था, उसके पत्ते थे वो पीले होकर सूख रहे थे. नेक्स्ट देखिए. इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर. दूसरा जो हमने देखा था, इट वाज ग्रासी, इस पे बहुत ज़्यादा घास थी, एंड वांटेड वियर, और ये रास्ता जो चाहता था कि मेरे ऊपर कोई चले. इसका मतलब क्या था. इसका मतलब ये था कि रास्ता एकदम फ्रेश था और उसके ऊपर अभी कोई नहीं चला था, इसीलिए वहाँ पे जो घास थी वो बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी थी. अगला, द पासिंग देयर. पासिंग देयर मतलब जो वहाँ उस रास्ते से गुजर रहे थे. अगला है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. पत्तियां हैं, नो स्टेप, किसी भी कदम के कारण, ट्रोडन ब्लैक, टूट करके काली नहीं हुई थी. इसका मतलब ये था कि रास्ते पर कोई चला नहीं था, कोई कदमों के निशान वहाँ नहीं थे, पत्तियां थी वो फ्रेश थी, कोई भी पत्ती टूटी हुई और काली नहीं थी. हाउ वे लीड ऑन टू वे. एक रास्ते में से कितने रास्ते निकलते हैं. एक रास्ते पर जब हम चलते हैं तो वो आगे बहुत सारे रास्तों तक जाता है. देखिए इंग्लिश में हम इसके आंसर्स कैसे देंगे. हिंदी में हमने समझा कि इनका मतलब क्या था. अब आप देखिए कि इंग्लिश में इनको आंसर आप कैसे करोगे. फर्स्ट था हमारा ए येलो वुड. इसको आप कैसे लिखेंगे. ये क्या इंडिकेट कर रहा था. येलो वुड इंडिकेट ए फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ऑटमन सीजन. पतझड़ के सीजन को इंडिकेट कर रहा था, यही बताया ना हमने. आगे देखिए. द फ्रेज इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर. जो रास्ता था वो ग्रेसी था और वांटेड वियर, चाहता था कि उसके ऊपर कोई चले. इसका मीन क्या था. इट मीन दैट द रोड वाज फुल ऑफ ग्रास. जो रोड था, रास्ता था, वह घास से भरा हुआ था. एज इट हैड बीन लेस ट्रेवल्ड, क्योंकि वहाँ पे लेस, कम ट्रैवल हुई थी, कम यात्रा हुई थी, वहाँ पर लोग बहुत कम चले थे. इट वांटेड पीपल टू वॉक ऑन इट. यह चाहता था कि लोग इसके ऊपर चलें. शो दैट, ताकि इट कैन वियर आउट, यह भी एकदम साफ हो सकता था. जब लोग उसके ऊपर चलेंगे तो वो घास नीचे जब दब जाती और रास्ता प्लेन हो जाता. थर्ड देखिए. द पासिंग देयर.
रेफर्स टू वॉकिंग ऑन द रोड। पासिंग देयर जो वहाँ से गुजर रहे थे, इसका मतलब क्या था, लोग रोड के ऊपर चल रहे थे, रास्ते पे चल रहे थे। रेफर्स टू वॉकिंग ऑन द रोड, रास्ते के ऊपर चलना दिखाता है यह। 4 देखिए, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तियां ना टूटी थी ना काली हुई थी। ये इंडिकेट करता है दैट कि द फॉलन लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड, जो फॉलन लीव्स गिरी हुई पत्तियां हैं, हैड नॉट बीन क्रश्ड वो टूटी हुई नहीं थी, अंडर द फीट ऑफ द ट्रैवलर्स जो यात्री थे उनके पैरों के नीचे आकर के। अगला देखिए, द फ्रेज हाउ वे लीड टू द वे, एक रास्ते से कितने रास्ते निकलते हैं, मीन्स इसका मतलब था दैट कि वन रोड लीड टू अनदर, एक रास्ता दूसरे रास्ते तक जाता है। सो इसलिए वंस द पोइट हैज़ मेड ए चॉइस बिटवीन द टू रोड्स, वंस एक बार, द पोइट हैज़ मेड ए चॉइस, जो हमारा कवि था उसने अगर एक बार कोई रास्ता चुन लिया, बिटवीन द टू रोड्स, इन दोनों रास्तों में से, ही वंडर्स इफ ही विल एवर बी एबल टू कम ऑन द सेम डाइवर्शन। ही वंडर्स उसे आश्चर्य था, इफ यदि, ही विल एवर वह कभी भी वापिस आ सकता, योग्य हो सकता वापिस आने में, द सेम डाइवर्सन इसी दो राहेब के ऊपर, द चॉइस द अदर वे और दूसरे रास्ते को चुन पाता। कवि को आश्चर्य था कि क्या कभी वह वापिस आएगा और इस दूसरे वाले रास्ते को चूज कर पाएगा। 3rd देखिए क्वेश्चन, इन देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट डिस्क्राइब देम, क्या जो पोइट ने कवि ने दो रास्तों को डिस्क्राइब किया है उनमें कोई अंतर था। इन स्टेंजा 2 और 3, जो स्टेंजा हमने 2 और 3 दूसरा और तीसरा स्टेंजा पढ़ा है तो उसमें क्या दोनों रास्तों में कोई अंतर बताया है कवि ने। इन द लास्ट 2 लाइन ऑफ द पोइम, और जो पोइम थी हमारी कविता थी उसकी आखिरी की 2 लाइनों में क्या बताया है। देखिए पहले 2 स्टेंजा थे ना, उनमें याद कीजिए थोड़ा कि कवि ने कहा था कि दोनों रास्ते एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं और एक ही मंजिल पे जा रहे हैं, ये भी बताया था। दोनों एक स्थान पर एक जैसे ही लेटे हुए हैं, ऐसा बोला था कुछ। चलो देखते हैं इंग्लिश में इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। नो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट डिस्क्राइब दैम इन द स्टेंजा 2 और 3। देखिए पहले दूसरे और तीसरे स्टेंजा में कवि ने जो डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, उसमें दोनों रास्तों में नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं बताया। एज ही सेज, क्योंकि उसने क्या कहा था, द पासिंग देयर हैड वोन दैम रियली आउट द शेम, जो वहाँ से निकलेंगे वो दोनों, उनको वे दोनों रास्ते सेम मंजिल तक ले जाएंगे, एक जैसे ही दिखाई देंगे। एंड दैट इक्वली ले इन लीव्स स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और वो रास्ते दोनों इक्वली लीव्स मतलब एक जैसे लेटे हुए हैं, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां उन पे गिरी हुई थी और नो स्टेप कोई कदम नहीं रखे गए थे, इसलिए ना तो वो ट्रोडन थी ना ब्लैक थी, ना टूटी हुई थी ना काली थी, ऐसा कहा था पोइट ने। नेक्स्ट देखिए लास्ट लाइनों में क्या कहा था। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम, कविता की अंतिम 2 लाइनों में, द पोइट इंडिकेट्स, कवि इंडिकेट करता है, दिखाता है, ए डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स, इन दोनों रास्तों में अंतर बताता है। एज ही सेज, जैसा कि वह कहता है, दैट ही टुक द रोड, वह उस रास्ते पर चलता है, उसने वह रास्ता चुना, दैट वाज लेस ट्रेवल्ड, जिस पर कम यात्री निकले थे, एंड दैट हैड मेड ए हग डिफरेंस इन हिज जर्नी, और इसी ने उसकी जो जर्नी थी, जीवन की यात्रा थी, उसमें बहुत विशाल परिवर्तन, विशाल अंतर दिखाई दिया था इसी से। अंतिम जो स्टार्टिंग के 2 दूसरा और तीसरा स्टेंजा थे उसमें तो कवि ने कहा था कि कोई अंतर नहीं है, दोनों रास्ते एक जैसे हैं, लेकिन आखिरी की जो 2 लाइनें थी उसमें कवि ने कहा था कि इन दोनों रास्तों में बहुत अंतर था, और जो कवि ने वह रास्ता चुना था जिस पे बहुत कम लोग गए थे, और इसने कवि के जो जीवन यात्रा थी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
वट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोइम मीन? आप क्या सोचते हो कि जो लास्ट की 2 लाइनें हैं पोइम की, उनका मतलब क्या है? लुकिंग बैक, फिर से उनको देखिए। डज द पोइट रिग्रेट, क्या कवि को खेद था इस बात का? हिज चॉइस, अपनी जो चॉइस थी उसका खेद था कवि को? और एक्सेप्ट इट, या कवि ने उसे स्वीकार कर लिया था? तो देखिए, हमने पढ़ा था ना कि कवि ने वह रास्ता चुना था जिस पे कम लोग गए थे, लेकिन कवि को इस बात का कोई खेद नहीं था, वह खुश था, क्योंकि सब लोग जिस झुंड जहाँ जा रहा था उससे अलग चल के कवि ने अपना रास्ता बनाया था, वह इससे खुश था। तो देखिए आंसर कैसे देंगे हम। द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम, कविता की अंतिम 2 लाइनें टॉक अबाउट, बताती हैं किस बारे में? टेकिंग ए डिसीजन, एक निर्णय लेने के बारे में, एंड एक्सेप्टिंग इट्स कॉन्सिक्वेंस, और इसके परिणाम को, कॉन्सिक्वेंस परिणाम को, एक्सेप्टिंग स्वीकार करने के बारे में, गुड और बैड, चाहे वह अच्छा था या बुरा था। द पोइट चोज द रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड बाई, जो कवि है वह उस रास्ते को चुनता है जिसमें कम यात्री निकले थे। विच इंडिकेट्स, जो दर्शाता है, ही टुक ए डिसीजन, उसने एक निर्णय लिया, दैट पीपल वुड नॉट टेक जनरली, जैसा कि लोग साधारणतया नहीं लेते हैं, जो साधारण लोग होते हैं वैसा निर्णय कवि ने नहीं लिया था, उसने सबसे हट के निर्णय लिया था। देखिए आगे, ही सेज इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम, वह कविता की अंतिम लाइन में कहता है, दैट ही चॉइस ऑफ टेकिंग द रोड, उसकी चॉइस टेकिंग द रोड, रास्ता अपनाने की, लेस ट्रेवल बाई, जो कम लोग जिस पे चले हों वह रास्ता अपनाने की, मेड ऑल द डिफरेंस, उसी से सारा अंतर पैदा हुआ, उसी से वह जो अपना पोइट था वह महान व्यक्तियों की जो लिस्ट होती है उनमें काउंट हुआ। ही डज नॉट सीम टू रिग्रेट हिज चॉइस, वह अपनी चॉइस पे, अपनी जो चुनने की क्षमता थी उस पर कोई रिग्रेट नहीं करता है, कोई खेद वहाँ व्यक्त नहीं करता था। नेक्स्ट देखिए, हैव यू एवर हैड टू मेक ए डिफ़िकल्ट चॉइस? हैव यू एवर मेड, क्या तुमने कभी मेड की है, बनाई है, ए डिफ़िकल्ट चॉइस, एक कठिन निर्णय लिया है? क्या तुमने कभी कोई कठिन निर्णय लिया है? और डू यू थिंक, या क्या तुम सोचते हो, यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक, तुम्हारे पास निर्णय लेने के लिए बहुत मुश्किल चीज़ें हैं? हाउ विल यू मेक द चॉइस, तो तुम चॉइस कैसे बनाओगे? अगर तुम्हारे पास कोई कठिन निर्णय तुम्हें लेना है तो तुम उसको कैसे लोगे? एंड व्हाट द रीजन, और उसका रीजन्स क्या होगा, किस कारण से तुम निर्णय लोगे? आंसर देखिए, अभी तो आप बच्चे हो तो कठिन निर्णय तो आपने लिया ही नहीं होगा। आगे आगे जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आपको निर्णय लेने के लिए बहुत सोचना विचारना पड़ेगा। देखिए आप इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। वी ऑल मेक चॉइसेस ऑन ए डेली बेसिस, वी ऑल, हम सभी, मेक चॉइसेस, अपनी चॉइस बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, ऑन डेली बेसिस, प्रतिदिन के आधार पर, प्रतिदिन के कामों में। बट, लेकिन, आई डिड नॉट हैव टू मेक ए डिफ़िकल्ट चॉइस टिल डेट, बट, लेकिन, आई डिड नॉट मेक, मैंने नहीं बनाया है, ए डिफ़िकल्ट चॉइस, एक कठिन निर्णय को आज तक नहीं लिया है, टिल डेट मतलब आज तक की तारीख तक मैंने कोई कठिन निर्णय नहीं लिया है। आई विल हैव टू फेस चैलेंजेस, मैं चैलेंजेस को, जो हमारे चुनौतियाँ आएंगी उनको फेस करूँगा, उनको स्वीकार करूँगा, इन ईयर्स टू कम एज आई ग्रो अप, आने वाले सालों में जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं चुनौतियों को स्वीकार करूँगा। देन, तब, आई विल हैव टू मेक डिफ़िकल्ट चॉइस, तब मुझे जो कठिन निर्णय हैं वो लेने पड़ेंगे। आई विल हैव टू चूज माई प्रोफेशन, ये निर्णय कौन कौन से हो सकते हैं? आई विल हैव टू चूज, मुझे चूज करना पड़ेगा, माई प्रोफेशन, मेरे प्रोफेशन को, जो कार्य क्षेत्र होगा उसे चूज करना पड़ेगा। माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और जो मेरे इंटरेस्ट का, मेरी रुचि का क्षेत्र होगा उसे चुनना पड़ेगा, ETC इत्यादि निर्णय लेने पड़ेंगे। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, व्हेन सच ए सिचुएशन विल कम, जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, आई विल नॉट जस्ट फॉलो द हेड, तो मैं कोई हेड को
मतलब किसी झुंड को फॉलो नहीं करूँगा, मैं किसी झुंड के साथ नहीं चलूँगा। आई विल थिंक इट थ्रो द एंड जस्ट लाइक द पोइट, और मैं बिल्कुल जो कवि है उसी की तरह सोचूंगा, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी। आई विल टेक अप द अनएक्सप्लोर्ड पाथ, तो मैं वही रास्ता चुनूंगा जो अनएक्सप्लोर है, मतलब जिस पे सब लोग नहीं चले हैं, मैं वही रास्ता चुनूंगा। देखिए आगे, आफ्टर क्वेश्चन अगला है अपना, आफ्टर यू हैव मेड ए चॉइस, जब तुम कोई चॉइस बना लेते हो, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, तो क्या तुम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हो। व्हाट माइट हैव बीन, कि क्या हो सकता था। और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, या क्या तुम उस रियलिटी को, वास्तविकता को एक्सेप्ट कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो। जब आप कोई निर्णय बना लेते हो उसके बाद में क्या तुम यही सोचते रहते हो कि अगर ये रास्ता नहीं अपनाता तो ये हो जाता, वो रास्ता लेता तो ऐसा होता, ये सब सोचते रहते हो, या फिर जो वास्तविकता होती है कि हाँ ये रास्ता अपना लिया और इसमें जो कुछ होगा उसे मैं फेस करूँगा, उस रियलिटी को स्वीकार करते हो। आंसर देखिए, देयर इज़ नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग और थिंकिंग अबाउट व्हाट माइट हैव बीन। देयर इज़ नो पॉइंट, यहाँ कोई ऐसा बिंदु है ही नहीं, इन रिग्रेटिंग, जिस पे रिग्रेट किया जाए। जब हमने निर्णय ले लिया तो उसके बाद उसका सोचना क्या, सोचना तो तब होता है जब निर्णय लेना होता है, लेने के बाद तो उसको फॉलो करना होता है, और जो सोचा है उसे पूरा करना होता है। इसलिए देयर इज़ नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग, यहाँ रिग्रेट करने का, खेद प्रकट करने का कोई बिंदु है ही नहीं। और थिंकिंग अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, या फिर ये सोचने का कि क्या हो सकता था। सच थॉट विल ऑलवेज कीप अस इन द होल्ड ऑफ पास्ट। सच थॉट्स, ऐसे विचार, विल ऑलवेज कीप अस, हमें हमेशा बनाए रखते हैं, इन द होल्ड ऑफ पास्ट, जो पास्ट है, बीत गया भूतकाल जो है उसी में हमें बांधे रखते हैं। एंड नेवर लेट अस सी द बेनिफिट ऑफ द चॉइसेस वी मेड, और हमें नहीं देखने देते हैं द बेनिफिट्स, जो लाभ हैं, फ़ायदे हैं, उनको नहीं देखने देते हैं। चॉइस वी मेड, जो चॉइस हमने ली है, निर्णय हमने लिया है, उसके क्या फ़ायदे हैं वो हमें तब दिखाई नहीं देते हैं। एक्सेप्टिंग द रियलिटी इज़ द बेस्ट वे टू ओवरकम एनी सिचुएशंस, तो एक्सेप्टिंग द रियलिटी, वास्तविकता को स्वीकार करना ही बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है टू ओवरकम एनी सिचुएशन, किसी भी स्थिति से बाहर निकलने के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये था अपना पोइम द रोड नोट टेकन का सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हो गया है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको सोल्व ज़रूर करूँगी। और आप जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में आए बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।